Info for patient. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जमशेद रहीम है, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोपहर और शाम में मैं अवेलेबल होता हूँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में। अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाए, उसकी वजह से पेशाब में रुकावट फील हो, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा। मेन वजह तो एजिंग प्रोसेस है। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ता है और जब किसी की उम्र 60 साल से ज़्यादा होना शुरू होती है तो वो पेशाब के रास्ते में रुकावट की वजह बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता हो, पर जिनका भी बढ़ेगा, अगर रुकावट करेगा तो कोई दवाई या कोई प्रोसीजर कराना पड़ता है। अलामात में से सबसे पहली अलामत ये होगी कि पेशाब की धार कमज़ोर हो जाएगी। कई लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से घड़ी घड़ी पेशाब आएगा, पूरी तरह पेशाब खारिज नहीं होगा। तशखीस बहुत आसान है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चल जाता है और साइज़ बढ़ना ही बीमारी की अलामत नहीं है। हर मर्द का उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट बढ़ना ही बढ़ना है, पर अगर उसके पेशाब निकलने में प्रॉब्लम करे, मसाने में पेशाब की रुकावट हो, तब इसका मतलब है कि अलामात दे रहा है और कोई ना कोई उसकी मेडिसिन या उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हर वो मर्द जो कि मर्द है जिसने बच्चे पैदा किए, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना ही बढ़ना है, पर ज़रूरी नहीं है कि उसके अलामात आने हैं। कुछ को आएंगे और कुछ को नहीं आएंगे। इलाज की ऑप्शंस मल्टीपल हैं। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के साथ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और पेशाब रुका हुआ नहीं है, तो हम दवाइयों पे मरीज़ को रख देते हैं और वो खुश रहते हैं। और अगर किसी का पेशाब रुक जाए तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल मल्टीपल हैं, मिनिमल इन्वेजिव से लेकर इवन ओपन सर्जरी तक ऑप्शन। उसका फैसला मरीज़ देखने के बाद किया जाता है, रुकावट के अलामात कितने सीवियर हैं, और मरीज़ देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से इनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या दी जाएँ। मोस्ट रिसेंट हमारे पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो रिज्म के नाम से है। एक नई ट्रीटमेंट है, ये अमेरिकन एक कंपनी है जिसने कि इंट्रोड्यूस कराई थी आज से कोई, मेरा ख्याल है कोई 10 साल पहले, और उस वक्त से स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें कोई हार्डली कोई 15 से 20 मिनट की ट्रीटमेंट है। इसमें स्टीम हम इंजेक्ट कर देते हैं प्रोस्टेट के अंदर और प्रोस्टेट का साइज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली श्रिंक करना शुरू कर जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मर्द की मर्दानगी पे असर नहीं पड़ता और किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होती। स्लोली एंड ग्रेजुअली पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव करना शुरू कर जाते हैं। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको ऑपरेशन के बाद ख़तरात हों, वो इसके बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। जिनको दिल के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा एज है, मेजर सर्जरीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते, वो इनके बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। और उसके अलावा यंग लोग जो कि चाहते हैं कि जी हम अपनी फैमिलीज़ को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसके कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि इसके बाद मर्दानगी पे कोई असर नहीं पड़ता। और मल्टीपल जो हमारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम प्रोस्टेट को निकाल देते हैं, उसमें रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होती है। इसका मतलब है कि जो मनी का खारिज है वो पूरी तरह नहीं हो पाता। इस ट्रीटमेंट के बाद ये वाली ऑप्शंस हमेशा मरीज़ के साथ रहेगी, उसको रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं हो। ये स्टीम इंजेक्ट करते हैं, हॉट स्टीम होती है, वो स्टीम प्रोस्टेट के टिश्यूज़ को श्रिंक कर दी है। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें कुछ दिनों के बाद प्रोस्टेट का साइज़ श्रिंक करना शुरू कर जाता है और जब उसके बाद यूरिन फ्लो में आना शुरू हो जाता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो प्रोस्टेट श्रिंक करता रहे। पेन या ब्लीडिंग तो बिल्कुल नहीं होती। पेन बहुत ही माइनर सा होता है और उसमें भी हम कुछ मेडिसिन्स दे के 1-2 दिन के लिए अगर पेन होगा भी सही और वो कंट्रोलेबल होता है, ना होने के बराबर पेन होता है। डेफिनेटली हर प्रोसीजर की छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। जब हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है उसकी इन्फेक्शन सेटल होनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन सेटल हो तो इसमें ना होने के बराबर कॉम्प्लिकेशन। इस सर्जरी के बाद यूरिन बैग लगता है और वो साइज़ के हिसाब से, अगर साइज़ जितना साइज़ प्रोस्टेट ग्लैंड का है उसी हिसाब से फोलिक एसिड डालते हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम निकाल देते हैं। मेडिसिन दी जाती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मेडिसिन हम बंद कर देते हैं। तो उसकी जो श्रिंकेज होगी वो श्रिंकेज डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग होगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ये कहे कि जी रिज्म के 20 से 30 साल बाद या 10 साल बाद दोबारा थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो तो चांसेस हैं। अगर उम्र बढ़ती जाएगी तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, पर लेज़र ट्रीटमेंट कही जाती है, उससे भी ये सुपीरियर समझी जाती है, क्योंकि इसमें हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। प्रोस्टेट का बड़ा होना
कोई बीमारी नहीं है, इट्स एजिंग प्रोसेस। कोई भी अगर ये सोचे कि जी ये कोई बीमारी है, इसका कोई उससे ताल्लुक, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट इज़ नॉट अ डिजीज़। देखें, हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत ज़रूरी है, बट प्रोस्टेट के साइज़ को लाइफस्टाइल से कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर आप मर्द हैं और आपने बच्चे पैदा किए हैं तो प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट एजिंग के साथ होनी है, पर उसमें ये नहीं है कि आपके प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है तो आपको ज़रूरी है कि आपको पेशाब के सिम्टम्स होने हैं। कुछ को होंगे, कुछ को नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। क्या अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाए और उसका पेशाब रुक जाए तो डेफिनेटली ख़तरनाक हो सकता है। तो किसी का भी पेशाब रुक जाए तो मरीज़ को पता लग जाएगा और उसको कैथेटराइजेशन करनी पड़ेगी, पर पेशाब धार के साथ आना चाहिए। डेफिनेटली खर्च तो है, मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। इसकी कॉस्ट बेसिकली इसके इंस्ट्रूमेंट्स की है। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हमें ख़रीदने पड़ते हैं और वो पेशेंट उसको पे करता है। मज़ीद डॉक्टर की फ़ीस या हॉस्पिटल की फ़ीस वो ऑलमोस्ट वही है जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर की